हेलो दोस्तों, आपके अपने इंडियन एग्रीकोज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीज उपचार के बारे में और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन डायरेक्ट सीडेड राइस। जो सीड ट्रीटमेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके लिए हम सबसे पहले जो ट्रीटमेंट करते हैं वो फंजीसाइड के साथ करते हैं, फिर इंसेक्टिसाइड के साथ और सबसे लास्ट में हम ट्रीटमेंट करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स के साथ। और उसके बाद हम सीड की सोइंग करते हैं मेन फील्ड के अंदर। तो फंजीसाइड जब हम लेते हैं तो उसमें जैसे कार्बेंडाजिम आप ले सकते हो या पाइरोक्यूलोन ले सकते हो या ट्राइसाइक्लोजोल ले सकते हो। इनमें से जो भी आप फंजीसाइड सिलेक्ट करोगे उस फंजीसाइड का 2 ग्राम जो अमाउंट है, डोज है, वो लेके 1 लीटर पानी में उसका सॉल्यूशन बनाएंगे और उस सॉल्यूशन में 1 किलो, उस सॉल्यूशन के अंदर 1 किलो बीज को क्या कर देंगे, डुबो देंगे, भिगो देंगे और 10 घंटे के बाद उस सीड को बाहर निकालेंगे। इससे क्या होगा, जो स्टार्टिंग में सीडलिंग की जो डिजीज आती है, ब्लास्ट डिजीज, उससे आप मुक्ति ले सकते हैं। जो सीड का ट्रीटमेंट है फंजीसाइड के साथ, वो उससे क्या है, ब्लास्ट को आप रोक सकते हो। फिर है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड में जो इंसेक्ट का अटैक होता है, जो सोयल बोर्न इंसेक्ट होते हैं जो अटैक करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए वो है इमिडाक्लोप्राइड। 3 ml आप ले सकते हैं 1 किलो सीड को ट्रीट करने के लिए। फिर है 1 किलो आप लोगे बायो फर्टिलाइजर्स। 1 हेक्टेयर के लिए 2.5 किलो जो एकड़ एरिया है आपका खेत का, जो फील्ड है आपका, उसमें 1 किलो एजोस्पाइरिलम और जो फोस्फोबैक्टीरिया है आप उसका यूज कर सकते हो। और जितने भी सीड होंगे, 2.5 एकड़ के जितने भी सीड होंगे वो 1 केजी एजोस्पाइरिलम एंड फोस्फोबैक्टीरिया के साथ आप उसको ट्रीट करोगे। अगला है न्यूट्रेंट का मैनेजमेंट। प्लांट को ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो है न्यूट्रिएंट की। न्यूट्रिएंट के बगैर प्लांट अपना जो लाइफ साइकिल है सीड टू सीड वो कंप्लीट नहीं कर सकता। तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट सोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे फर्स्ट है ऑर्गेनिक मैन्योर, सेकंड है स्टबल इनकॉर्पोरेशन, थर्ड वन है बायो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन एंड लास्ट वन है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स फार्मर के जो फील्ड है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। कोई भी फील्ड है उसके लिए ऑर्गेनिक मैन्योर बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि सोयल की जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करके रखते हैं, सोयल की फिजिकल कंडीशन को अच्छा बनाते हैं। जितनी भी केमिकल और बायोलॉजिकल, जो बायोलॉजिकल में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं और केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल में रखते हैं। तो ऑर्गेनिक जो मैन्योर्स हैं वो खेत के लिए, सोयल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये धीरे धीरे प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। तो आप ऑर्गेनिक मैन्योर में ले सकते हो फार्म यार्ड मैन्योर या कंपोस्ट। अगर आप फार्म यार्ड मैन्योर या कंपोस्ट डालते हो तो उसको 12 से 15 टन 1 हेक्टेयर के लिए डाल सकते हो, लेकिन उसको 15 से 20 दिन पहले सोइंग से, जो आप डायरेक्ट सीडेड राइस की सोइंग करोगे उसके 15 या 20 दिन पहले आप 12 से 15 टन पर हेक्टेयर फार्म यार्ड मैन्योर या कंपोस्ट अप्लाई कर सकते हो। फिर है ग्रीन लीफ मैन्योर। कोई भी ग्रीन मैन्योर क्रॉप है आप ले सकते हो, जिसमें ढैंचा ले सकते हो, कोई भी पल्स क्रॉप ले सकते हो जो लेग्यूम क्रॉप है, क्योंकि जो लेग्यूम क्रॉप अगर ग्रीन मैन्योर क्रॉप आप लेते हो तो वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है।
और उसको जब आप लोगे तो उसको 6 से 10 टन पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग आप लोगे कि आपने किस टाइप की लेग्यूम क्रॉप ली है एज ए ग्रीन मैन्योर, क्योंकि उन सभी का जो न्यूट्रिएंट जो सप्लाइंग कैपेसिटी होती है वो सबकी डिफरेंट होती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई चाहता है कि वो उसी फील्ड में ग्रीन मैन्योर क्रॉप को लगाए और उसी में इनकॉर्पोरेट करना चाहता है तो वो ढैंचा लगा सकता है, और ढैंचा का जो 50 किलो सीड है 1 हेक्टेयर के लिए वो उसके साथ सोइंग कर सकता है। और फिर जैसे ही 40 या 50 दिन की ढैंचे की क्रॉप होती है, फ्लावरिंग स्टेज पे आती है, तो उसको 15 सेंटीमीटर का जो डीप है, डेप्थ है, गहराई है, उसमें उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, जिससे सोयल का जो फर्टिलिटी है, जो न्यूट्रिएंट स्टेटस है, वो क्या होगा, इंप्रूव होगा, और सोयल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जो एग्रीगेट फॉर्मेशन प्रोसेस है, वो ज्यादा होंगी। नेक्स्ट है जो स्टबल इनकॉर्पोरेशन है। कोई भी क्रॉप आपने लगाई है उसका स्टबल अगर आप नेक्स्ट क्रॉप के लिए अगर फील्ड के अंदर रखते हो तो क्या होता है, अगर आपने हाई सीएन रेशियो, कार्बन एंड नाइट्रोजन जिसकी ज्यादा है, जिस क्रॉप के रेजिड्यू की जो सीएन रेशियो ज्यादा है उसके अंदर क्या होता है, ज्यादा कार्बन और कम नाइट्रोजन की वजह से, ज्यादा कार्बन कम नाइट्रोजन की वजह से नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है फील्ड के अंदर। वो डेफिशिएंसी क्यों होती है, क्योंकि जैसे ही आप क्रॉप का रेजिड्यू फील्ड के अंदर डालते हो तो उसी टाइम पे जो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनके ऊपर जो खाना है वो अपना लेना स्टार्ट कर देते हैं, उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जितनी भी नाइट्रोजन वो सप्लाई करता है रेजिड्यू, वो सारी की सारी वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी बॉडी के अंदर लोक कर लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमोबिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो वो प्लांट के लिए उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होंगे। तो जैसे ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएंगे, उसके बाद वो प्लांट को अवेलेबल होते हैं। जिस टाइम पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में न्यूट्रिएंट लॉक होते हैं उस टाइम पे प्लांट को जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करता है। तो उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए, रिमूव करने के लिए आप डाल सकते हो 10 से 15 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग, जिससे आपकी फसल बहुत ही अच्छी दिखाई देगी। क्योंकि नाइट्रोजन की जब डेफिशिएंसी होती है तो जो लीफ का कलर है वो येलो कलर हो जाता है और क्लोरोफिल कंटेंट कम हो जाता है, और जिसकी वजह से उसकी फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस होती है वो भी डाउन हो जाती है। नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। बायो फर्टिलाइजर जितनी भी जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर पॉपुलेशन उनकी ज्यादा होगी, उतना ही क्रॉप के लिए वो बेनिफिशियल होंगे, उतने ही वो आपकी क्रॉप को न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी करवाएंगे। तो आप इसमें ले सकते हो डायरेक्ट सीडेड राइस में। जैसे ही आपने डायरेक्ट सीडेड राइस को लगाने से 10 दिन पहले आपको ब्लू ग्रीन एल्गी, जो बीजीए बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के फ्लैक्स जो पाउडर फॉर्म में होंगे, उसको 10 किलो पाउडर को लेके आपको पूरे फील्ड के अंदर अप्लाई करना है। और उसके बाद एक जो थीन फिल्म है वाटर की वो अप्लाई करनी है, ताकि उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इजीली मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट आप कर सकते हो एजोस्पाइरिलम और फोस्फोबैक्टीरिया के जो इनोकुलेंट्स हैं उनको भी सोयल में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो बीज का उपचार है उसमें ले सकते हो, लेकिन दूसरा आप जो सोयल है उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। तो सोयल में जब आप अप्लाई करोगे तो 2 किलो आप लोगे एजोस्पाइरिलम और 2 किलो आप लोगे फोस्फोबैक्टीरिया। ठीक है, और उसको मिक्स करोगे 25 किलो फार्म यार्ड मैन्योर के साथ और 25 किलो मिट्टी के साथ, और मिक्स करके उसको सोयल के अंदर स्प्रेड कर दोगे। ठीक है, फील्ड के अंदर आप डाल दोगे। उससे आपकी जो सोयल है, फील्ड है, उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी।
तो इस बात से पता चलता है कि जो राइस है, राइस की क्रॉप के लिए कौन सा बायो फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं, वो यूज करते हैं एजोस्पाइरिलम। ओके, नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हमारी बिल्कुल लास्ट की रिक्वायरमेंट है, हमारी वो लास्ट की डिमांड है, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जब हम अप्लाई करते हैं वो तभी अप्लाई करते हैं जब क्रॉप को इंस्टेंट न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है और लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं वो एकदम न्यूट्रिएंट की सप्लाई नहीं करते, तो जिसकी वजह से हमें साथ में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी डालने पड़ते हैं। तो कुछ ऐसे स्टेजेस हैं जिन पे बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हम जो कमिंग स्लाइड है उसमें डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी स्टेजेस हैं जिनके ऊपर नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटासियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो वैसे तो जो डायरेक्ट सीडेड राइस है और जो पडल्ड ट्रांसप्लांटेड राइस है, इन दोनों में सेम न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो डायरेक्ट सीडेड राइस है उसमें फिर भी 12 से 15 किलो नाइट्रोजन एक्स्ट्रा अप्लाई करनी पड़ती है। जो अगर हम लोकल या लोकल वेराइटीज का सिलेक्शन करते हैं तो हमें नाइट्रोजन 150 से 165 किलो पर हेक्टेयर डालनी पड़ती है, और जो फोस्फोरस है वो 60 किलो, पोटासियम भी 60 किलो। लेकिन जिस सॉइल के अंदर आपको लगता है कि जिंक की डेफिशिएंसी है तो उसको सोइंग टाइम पे आप 25 किलो जिंक सल्फेट पर हेक्टेयर डाल सकते हो, जिससे जिंक की डेफिशिएंसी आप को रोक सकते हो। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड या हाइब्रिड जो राइस वेराइटीज होती हैं, उनके लिए जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है। तो वो है नाइट्रोजन आप डालोगे 60 से 75 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, फॉस्फोरस लोगे आप 60 किलो, ऐसे ही पोटास आप 30 किलो पर हेक्टेयर यूज करोगे, और जिंक भी आप सेम अमाउंट में लोगे, जिंक सल्फेट 25 किलो पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे कि किस टाइम पे जो प्लांट एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो हमने एप्लीकेशन करनी है। तो मेनली जो फास्फोरस है, पोटासियम है, नाइट्रोजन है, जिंक सल्फेट है, वो हम डालते हैं डायरेक्ट सीडेड राइस या फिर ट्रांसप्लांटेड राइस के अंदर। तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो बेसल एप्लीकेशन होगा वो आप ले सकते हो 23 किलो, ठीक है ना। 23 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर आप एज ए बेसल डोज डालोगे, और जो होल डोज है फास्फोरस की, पोटासियम की और जिंक सल्फेट की, वो आप डालोगे एट द टाइम ऑफ सोइंग, ठीक है। लेकिन जो रिमेनिंग डोज है नाइट्रोजन की वो आप डालोगे स्प्लिट एप्लीकेशन, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हाईली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, और जैसे ये हम हाई अमाउंट में डालेंगे सोइल के अंदर तो ये वाटर के साथ लीच डाउन हो जाता है बिलो दी रूट जोन और प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाता। तो नाइट्रोजन की जो यूज एफिशिएंसी है उसको एनहांस करने के लिए और क्रॉप की जो ग्रोथ है, नंबर ऑफ टिलर्स हैं, पेनिकल इनिशिएशन है, इन सबको बढ़ावा देने के लिए हम नाइट्रोजन की स्प्लिट एप्लीकेशन करते हैं। तो इसके अंदर आप स्प्लिट एप्लीकेशन करोगे जो अर्ली टिलरिंग स्टेज है उस पे, और जो एक्टिव टिलरिंग स्टेज है उसके ऊपर, और लास्ट आप स्प्लिट एप्लीकेशन करोगे पेनिकल इनिशिएशन स्टेज पे। तो आज की वीडियो का ये कंटेंट था सीड ट्रीटमेंट एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन डायरेक्ट सीडेड राइस। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक न्यूज और है कि हम जो नेक्स्ट वीडियो से आपके लिए लेके आ रहे हैं मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, वो भी जो इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहें। अगर किसी को और एक्स्ट्रा वीडियो बनवानी है तो वो कमेंट बॉक्स में जाके बता सकता है कि उसको कैसी वीडियो, किस टॉपिक पे एग्रीकल्चर में वीडियो उसको चाहिए। तो वीडियो को प्लीज लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना
ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।